पढ़ाकू नितिन की कैंपस विजिट सीरीज में अब तक हमने देश के 5 अलग अलग राज्यों में आपको अलग अलग यूनिवर्सिटी कैंपस में घुमाया है। हमने सवाल पूछे, हमें जवाब मिले और हमने ये भी जानने समझने की कोशिश की कि इंडिया में हायर एजुकेशन के लिए यूनिवर्सिटीज क्या क्या नया कर रही हैं। लेकिन इस बार का एपिसोड थोड़ा पर्सनल है, क्योंकि इस बार मैं उस शहर में हूं जहां पर मैंने पहली बार पढ़ना लिखना सीखा। ये देखिए, इसे कहते हैं लक्ष्मी विलास पैलेस। कभी ये महाराज सयाजीराव गायकवाड़ का घर हुआ करता था, जैसे बकिंघम पैलेस है वैसे ही। और यहाँ हुआ करता था मेरा घर। करीब 30 साल बाद मैं गुजरात के वडोदरा आया हूँ। शिव जी की बड़ी सी मूर्ति देखी, अपने बचपन के निशान भी ढूंढे और खूब खाया पिया एकदम पेल के। लेकिन यहाँ मैं सिर्फ नॉस्टैल्जिया को वापस जीने नहीं आया हूँ, बल्कि आया हूँ पारुल यूनिवर्सिटी का कैंपस देखने, उसका इंस्पेक्शन करने आप लोगों के लिए। जब भी एडमिशन की बात आती है तो पेरेंट्स अक्सर ये मानकर चलते हैं कि सारे अच्छे कॉलेजेस बड़े शहरों में होंगे, लेकिन ऐसा है थोड़ी। कुछ यूनिवर्सिटीज ऐसी भी हैं जो बड़े शहरों में भले ही नहीं हैं, लेकिन उनका वर्ड ऑफ माउथ बहुत ज्यादा है, हाइप काफी है। बस आज यही इंस्पेक्ट करने आया हूं कि इज द हाइप रियल। तो चलिए कैंपस घूमते हैं पारुल यूनिवर्सिटी का। आपके जो सवाल हैं वो पूछेंगे स्टूडेंट्स से, टीचर्स से, और घूमते घूमते सीखेंगे काफी कुछ, जैसा हम सीखते आए हैं। लेकिन शुरुआत थोड़ा धूम धड़ाके से करें। सर, ये है हमारा पारुल यूनिवर्सिटी का मेन गेट। अब यहाँ से हम अंदर जाएंगे। सर, ये फार्मेसी कॉलेज है एंड पूरे कैंपस में टोटल 5 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। सर, ये हमारा मेन सेंट्रल फूड कोर्ट है एंड इसके अलावा और 5 फूड कोर्ट है पूरे कैंपस में, और हर एक हॉस्टल के पास एक छोटा फूड आउटलेट भी है। सर, ये लेफ्ट में इंजीनियरिंग कॉलेज है और सामने सुपर मार्ट है। इसके ऊपर चटोरे और लैपिनोस जैसे फेमस आउटलेट्स हैं। सर, ये हमारा वॉचर्स पार्क है, जहाँ एक बड़ी सी स्क्रीन पे 2 से 3 हज़ार स्टूडेंट्स को एक साथ बैठ के मूवी स्क्रीनिंग्स दिखाई जाती है एंड इवन यहाँ पे IPL मैचेस भी दिखाए जाते हैं। एंड रिसेंटली तो फीफा मैच भी दिखाया था, जिसकी स्क्रीनिंग लेट नाइट तक हुई थी। सर, इसके पीछे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, STP कहते हैं उसे, जो वेस्ट वाटर को वापस यूजेबल वाटर में कन्वर्ट कर देता है। फिर वेस्ट सेग्रीगेशन प्लांट है और MSW200 प्लांट है, जो वेस्ट को नेचुरल गैस में कन्वर्ट करता है विदाउट हार्मिंग द एनवायरनमेंट। एंड यस, दिस इज़ द क्रिकेट ग्राउंड। यहाँ इंटर कॉलेज टूर्नामेंट्स होती है, प्लस कॉरपोरेट टूर्नामेंट्स भी होते हैं। जैसे वडोदरा की कोई कंपनी हो, उनका मैच होता है पारुल यूनिवर्सिटी के स्टाफ के साथ, तो वो सब भी यहीं पे होस्ट होता है। There is going to be an indoor sports complex here, from swimming to all the other indoor sports, सब यहीं पर होगा। और पीछे जो शेड दिख रहा है वो हमारा हॉर्स राइडिंग अरीना है। वहाँ शॉर्ट टर्म कोर्सेज ऑफर करते हैं। जिन स्टूडेंट्स को भी हॉर्स राइडिंग में इंटरेस्ट हो तो वो एनरोल कर सकते हैं वहाँ पर। एंड ये सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये डिज़ाइन बिल्डिंग है। सारे डिज़ाइन कोर्सेज लाइक फाइन आर्ट्स, फैशन डिज़ाइनिंग, फिल्म मेकिंग, यहाँ पे वो सब पढ़ाए जाते हैं। भाई, यूनिवर्सिटी तो बड़ी है काफ़ी, और यहाँ पढ़ा रहे हैं ये डिज़ाइन, फाइन आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट, लीडरशिप भी। एक चीज़ तो मैंने देख ली, ये लोग मेडिकल की पढ़ाई लिखाई भी कराते हैं और इतनी सारी चीज़ें और पढ़ाते हैं। मतलब बेसिकली बहुत तरह के कोर्सेज हैं यहाँ पर। ये बिल्डिंग देखी मैंने, काफ़ी अट्रैक्टिव है, बहुत सुंदर है। ये देखो क्या क्या बना हुआ है यहाँ पे। वाह जी, आपको बुला रहे हैं। कौन? सर, वहाँ पर सर खड़े हैं, आपको बुला रहे हैं। अच्छा, आ जाओ भाई। जी सर, हाय।
तो आप ही हैं पढ़ाकू नितिन। सर 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 तो मुझे मेरे सोर्सेज से पता चला कि आज आप आए हैं पारुल यूनिवर्सिटी। जी तो क्यों ना मैं ही आपको कुछ दिखा दूं आज। सर, आपका परिचय है? वैसे मैं हूँ देवांशु पटेल जी, और जी। मैं पारुल यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट। हाँ। आपसे मिलकर बहुत अरे अच्छा लगा। सर, आप घुमाएंगे इससे अच्छा कुछ नहीं है, बट क्या है ना, अभी आपकी आवाज नहीं आ रही हो कि मैं आपको माइक ऑफर, माइक है क्या अपने पास? हाँ बाइक है हमारे पास। एक माइक है, प्लीज लगा देंगे यार। प्लीज भैया, ताकि हमारी आवाज भी पहुंच पाए। तो कैसा लगा आपको हमारा कैंपस? मैंने कैंपस जितना अभी तक घूमा, हाँ एक तो आपका कैंपस बहुत बड़ा है, सही बात है। दूसरी बात यहाँ बहुत कुछ पढ़ाया जा रहा है, ये भी मैंने देखा। हालांकि अभी ना मुझे समझना है कि क्या क्या पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। सही है। जब अंदर घुसा तो मैंने देखा कि अस्पताल भी है इतना बड़ा, फिर मैं यहाँ आया तो लीडरशिप भी पढ़ाते हैं आप, कुछ ये भी देखा। बट मुझे ना थोड़ा सिलसिलेवार ढंग से समझना है कि आप पढ़ाते क्या क्या हो, क्योंकि अच्छी बात भी है एक कैंपस पे इतना कुछ, और थोड़ा कंफ्यूजिंग भी है कि एक ही कैंपस में इतना कुछ है ना। वैसे ये जगह कौन सी है सर? वैसे बता दूं, आप ये कैंपस के सबसे क्रिएटिव पार्ट के अंदर आए हैं। आप देख पा रहे हैं एंट्रेंस में ही बहुत ही क्रिएटिव पेंटिंग है। हाँ। यहाँ पे यूनिवर्सिटी की डिजाइन, फाइन आर्ट्स और परफॉर्मिंग आर्ट्स फैकल्टी के बच्चे पढ़ाई करते हैं अपने। और ऐसा कहा जाता है पूरे यूनिवर्सिटी में कि ये सबसे इंस्टा फ्रेंडली कॉर्नर है पारुल यूनिवर्सिटी का। सबसे रील यही बनती है, सबसे ज्यादा रील और सबसे ज्यादा पोस्ट यहीं से बनती है। तो आइए यहीं पे कुछ बताते हैं आपको हम। डन, चलिए। जैसा मैं आपको बता रहा था, ये हमारा डिजाइन और फाइन आर्ट्स का बिल्डिंग है। ये बिल्डिंग को देख के ही आपको पता चल जाएगा कितना क्रिएटिव वाइब है यहाँ पे। ये तो और है। यहाँ पे मेनली क्या है, प्रोडक्ट डिजाइन है, विजुअल कम्युनिकेशन, फैशन, फिल्म, एनिमेशन, जिस एरिया से आप ही बिलोंग करते हैं, यही सारे बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, अपना करियर बनाते हैं। और हमने ध्यान रखा है कि कैसे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव और फ्री वाइब बच्चों को यहाँ पे दे पाए। देख रहा हूँ ये मेरे मतलब की जगह है, बहुत किताबें हैं। हर आदमी के मतलब की जगह है यहाँ पे। अच्छा ये बताइए मुझे, काफ़ी कुछ तो मैंने घूमा इस कैंपस में, सही है। और अब मैं एक एक जगह जाकर देखूंगा, कुछ अट्रैक्शन पॉइंट तो हैं यहाँ पर, वो भी देखूंगा। बट आप इतने महत्वपूर्ण ओहदे पर हैं, तो आपसे पूछना बनता है मेरा कि जब हम बात करते हैं वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी की, तो मेरे तसव्वुर में तो ये है कि जब कोई यूरोप में जाए, अमेरिका में जाए, तो जैसा जो कुछ उसे वहाँ मिल रहा है, मतलब दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटीज़ जिनको कहा जाता है, वैसे ही उसको इंडिया में उस यूनिवर्सिटी में मिले जिनका दावा है कि वर्ल्ड क्लास है। सही है। मगर आपके हिसाब से वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी होना क्या है? मेरा ये मानना है कि किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, फिर वो वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी, गुड मॉर्निंग, सो किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए वर्ल्ड क्लास बनने के मायने ज़्यादातर एक जैसे ही रहते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी को अच्छा बनना है, पूरे देश में या तो पूरे विश्व में उसका नाम बड़ा हो, ऐसा अगर चाहता है, तो 3 सबसे बड़े फंडामेंटल है। सबसे पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, ये हम जानते हैं। इसके अलावा ह्यूमन रिसोर्स, कि भी आप किस प्रकार का ह्यूमन रिसोर्स रखते हैं। और तीसरा है कैसा हम इकोसिस्टम क्रिएट करते हैं, जिससे जो ऑब्जेक्टिव के साथ कोई भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी में जुड़ता है, वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल आप कर पा रहे हैं कि नहीं है। और वो ऑब्जेक्टिव से ही कोई भी यूनिवर्सिटी वर्ल्ड क्लास बनता है। कैसे वो ऑब्जेक्टिव एज ए यूनिवर्सिटी आप उसको फुलफिल करते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, कोई भी बच्चा जब यूनिवर्सिटी ज्वाइन करता है, उसके अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। या तो वो एक अच्छी नौकरी चाहता है, तो एज ए यूनिवर्सिटी क्या आप ऐसे इकोसिस्टम प्रोवाइड कर पा रहे हैं जो आपको स्किल सेट्स चाहिए, जो कैंपस पे अपॉर्चुनिटी चाहिए, वो आप दे पा रहे हैं कि नहीं। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो क्या आप ऐसा इकोसिस्टम दे रहे हैं जिसके अंदर स्टार्टअप्स और इनोवेशन को आप बढ़ोतरी दे पाएँ, उसको मेंटरशिप मिल रही है कि नहीं, उसको आप फंडिंग ला के दे रहे हैं कि नहीं। वो जॉब नहीं करना चाहता है, अपना बिजनेस चालू करना चाहता है, तो शुरुआत के दिनों में आप उसको क्या सपोर्ट दे रहे हैं? क्या उसको आप ऑफिस सपोर्ट ला के दे सकते हैं? क्या आपको ऐसे वेंचर्स के साथ उसको कनेक्ट कर सकते हैं? उसी तरह से काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं जो अब्रॉड जाना चाहते हैं, या तो सेमेस्टर पढ़ना चाहते हैं, या साल पढ़ना चाहते हैं, या पूरा प्रोग्राम करना चाहते हैं। तो क्या आपके पास ऐसे इंटरनेशनल एवेन्यूज़ हैं, क्या आपके पास ऐसे इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स हैं जिससे आपके बच्चों के लिए आप ये ऐसा अपॉर्चुनिटी उनको कैंपस में दे सकते हैं यहाँ से ग्रेजुएट होने से पहले? तो काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के पास ऐसे प्रोग्राम होते हैं 2+2, 3+1, तो आधा यहाँ पे पढ़ा, आधा बाहर पढ़ा। तो जो बच्चा बाहर पढ़ना चाहते हैं उसका भी आप ऑब्जेक्टिव फुलफिल कर रहे हैं। और काफ़ी बच्चे ऐसा चाहते हैं कि उनका ग्रेजुएशन करने के बाद
वो सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेज में वो अपनी हायर स्टडीज पीएचडीज करें। फॉर एग्जांपल एमआईटी हो गया, फॉर एग्जांपल स्टैनफोर्ड हो गया, हार्वर्ड हो गया। तो क्या आप ऐसा इकोसिस्टम प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें आप बच्चों को तैयार कर रहे हैं कि अच्छा आपका एस्पिरेशन स्टैनफोर्ड हार्वर्ड जाने का है, आपका एस्पिरेशन यूएस यूके कनाडा जाने का है, तो हम आपको कैसे मदद करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन रिसोर्स के साथ जो भी यूनिवर्सिटीज़ जितना सक्सेसफुल अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मेहनत करेगी, वो यूनिवर्सिटी वर्ल्ड क्लास बन पाएगी। और हम इस यही जो एरियाज़ हैं उसके अंदर मेहनत कर रहे हैं, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूँ, मैं ऐसे क्लेम तो नहीं करूँगा लेकिन अगर आप कहीं पे भी जाएंगे इंडिया में या इंडिया के बाहर, आपको स्टैंडर्ड में कंपैरिजन डेफिनेटली मिलेगा पारुल यूनिवर्सिटी। एक सवाल और है जिसका छोटा सा जवाब दीजिए आप जरा। आप लोगों की शुरुआत तकरीबन 25 साल पहले हुई थी, सही बात है। और जहां हम खड़े हैं यहाँ तो आप मेरा ख्याल है 2002 में आए, यस, है ना। पहले आप शायद वडोदरा में अंदर थे, राइट, है ना, अब यहाँ है। तो ये जो 25 साल है, 25 साल बहुत होते हैं। सही बात है। तो 25 साल पहले वर्ल्ड क्लास होना कुछ और होता होगा, मे बी कुछ उसके पैरामीटर्स होते होंगे, उस पर टिक लगाना पड़ता होगा। 25 साल बाद दुनिया जितनी बदली है, एजुकेशन जितना बदला है, तो वो पैरामीटर्स में भी तो कुछ संशोधन हुए होंगे ना, कुछ चीजें जुड़ी होंगी, घटी होंगी। राइट। तो पारुल ने उनका क्या ध्यान रखा, कैसे ध्यान रखा? तो जैसा आपने बोला, आज से 25 साल पहले हायर एजुकेशन का अपॉर्चुनिटी गुजरात में या तो इंडिया में काफ़ी डिफरेंट था, और आज अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत सारे फ़र्क है। आज से 25 साल पहले गुजरात के काफ़ी सारे बच्चे गुजरात से बाहर जाते थे पढ़ाई करने के लिए। तो पहले तो वर्ल्ड क्लास पैरामीटर की बात बाजू में रही, पहले अपॉर्चुनिटी और अवेबिलिटी का क्वेश्चन था। लेकिन आज गुजरात में 100+ यूनिवर्सिटीज़ हैं, पूरे इंडिया में 1200 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी है, तो बहुत ही कम्पिटिटिव सेक्टर बन चुका है। तो अगर आज के दिन में अगर बच्चों को जो यूनिवर्सिटी से चाहिए वो चीज़ें अगर आप नहीं डिलीवर कर पा रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली आउट ऑफ कंपटीशन हो जाते हैं। तो बदलते समय के साथ कैसे आप नए बदलाव यूनिवर्सिटी के अंदर ला रहे हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हम बात कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप अपने प्रोग्राम्स में कैसे इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। अभी हम बात कर रहे हैं क्वांटम कंप्यूटिंग पे, तो क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में आप क्या कर रहे हैं। अभी आप एरोस्पेस में बहुत सुन रहे हैं, स्पेस रिसर्च के बारे में ज़्यादा सुन रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी में आप इसके बारे में क्या कर रहे हैं। AI जो है, AI की जो बात हो रही है, हर एक एरिया में बात हो रही है। तो जो इमर्जिंग एरियाज है, फिनटेक है, ब्लॉकचेन है, ऐसे काफ़ी सारे इमर्जिंग एरियाज हैं जिसके अंदर बदलते हुए समय के साथ बच्चों को और आपके टीचर्स को एक्सपोज करना ज़रूरी है। तो कहने की बात है, आज से 25 साल पहले चेंज के साथ मूव करना इतना ज़रूरी नहीं था, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ बहुत कम थी, जो थी वही बच्चों के लिए बहुत थी। लेकिन आज ऐसा नहीं रहा। बच्चों के ऑप्शन नहीं थे। बड़ौदा के अंदर ही 10 यूनिवर्सिटी में आपको बताता हूँ। तो बच्चा क्यों पारुल में आएगा? जब ही आएगा जब उसको लगेगा कि वो कोई डिस्टिंक्टिव फैक्टर है, जो समय के साथ जो बदलाव है, समय के साथ जो नई टेक्नोलॉजीज, नए मेथड्स, नए नॉलेज जो एक्वायर करने की ज़रूरत है, वो मुझे पारुल यूनिवर्सिटी में मिल रही मतलब है। जितने बदलाव वो अपनी दुनिया में देख रहा है, सही बात है, उतने ही बदलाव अगर पारुल में वो देख रहा है, सही बदलाव है। जब वो प्रोस्पेक्टस पढ़ता है या फिर यहाँ के लोगों से बात करता होगा, कभी घूमने आता होगा, तभी वो आपको चुनेगा। और दूसरी बात ये भी है कि बदलते समय के साथ जो बच्चे पढ़ाई करने आ रहे हैं, उनकी भी एक्सपेक्टेशंस चेंज हो रही हैं। तो एज अ यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेटर और लीडर ऑफ अ यूनिवर्सिटी आपको ये भी समझने की ज़रूरत है कि आज जो बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने के लिए आ रहा है, उसकी ज़रूरतें क्या है, बिल्कुल, उसकी सोशल नीड्स क्या है, उसकी प्रोफेशनल नीड्स क्या है, और वो अपने स्टूडेंट लाइफ से क्या चाहता है। अगर आप वो डिलीवर करते हैं तो ही आप रिलेवेंट हैं। या ठीक है सर, बात तो आपकी सारी, लेकिन इतनी तारीफ आप इस बिल्डिंग की कर रहे थे, थोड़ा सा घुमा भी लीजिए। चलिए, हमें मज़ा आएगा आपको भी बिल्डिंग दिखाने में। अभी मैं जब घूम रहा था कैंपस, जब आप मिले नहीं थे मुझे, और अभी जब मैं इस बिल्डिंग को देख रहा हूँ, तो इतना तो मुझे समझ में आ रहा है कि इंफ्रा पर आपका काफ़ी जोर है। पीछे भी यहाँ से पूरा सब कुछ दिखाई दे रहा है, सही है, बहुत कुछ बन रहा है ना। तो कई बार कई यूनिवर्सिटीज़ ना इसे इस तरह दिखाती हैं कि हमारा कैंपस इतना बड़ा है, ये भी है, वो भी है, तो आओ यहाँ एडमिशन लो। आपके हिसाब से, और आप भी स्टूडेंट रहे हैं कभी, है ना, आपके हिसाब से किसी स्टूडेंट को क्या देखना चाहिए किसी यूनिवर्सिटी में कि ये चीज़ें हों तो मुझे फिर यहाँ एडमिशन लेना चाहिए? सही बात है।
तो जैसे मैंने इनिशियली आपको बताया, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स और इकोसिस्टम तो है ही है, लेकिन काफ़ी सारे बेंचमार्क्स हैं। जैसे पारुल यूनिवर्सिटी नैक A++ पे एक्रीडेटेड है। अभी पूरे इंडिया में करीबन 1200 यूनिवर्सिटी है, और नैक का फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक ऑटोनोमस बॉडी है जी। जो हर एक यूनिवर्सिटी को रेटिंग देता है। तो A++ हाईएस्ट रेटिंग है। तो जैसा मैंने बताया, 1200 यूनिवर्सिटी में से पूरे इंडिया में सिर्फ 0.2% यूनिवर्सिटी के पास ये रेटिंग्स हैं। तो आप मान सकते हैं कि पूरे इंडिया में करीबन 25 ही यूनिवर्सिटी ऐसा है जिसके पास नैक A++ का रेटिंग है, और इसके अंदर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों इंस्टीट्यूशन आ गए। इसके अलावा हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NIRF रैंकिंग करता है, उसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क, और वो हर साल दिया जाता है। और पारुल यूनिवर्सिटी का जो इनोवेशन एंड रिसर्च रैंकिंग है वो पिछले 4 साल से कंसिस्टेंटली टॉप 50 में है। तो अगर आप देखें, पूरे इंडिया में कोई ऐसा कैंपस नहीं है जहाँ पे 40 कॉलेजेस एक ही जगह पे है, 250 एकड़ के यूनिटरी कैंपस के अंदर, जिसमें 70,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, 28,000 बच्चे गुरुकुल के जैसे एक ही जगह पे रह रहे हैं, नैक A++ रेटिंग और रैंकिंग भी है, और 21 अलग अलग फैकल्टी एक ही जगह पे है। मेरा ऐसा मानना है पूरे इंडिया में कहीं पे ऐसा इकोसिस्टम नहीं है जहाँ इतना नंबर भी है और इतनी क्वालिटी भी है। तो मेरा ये मानना है बच्चों को ये सब चीज़ें देखनी चाहिए कि इकोसिस्टम कितना बड़ा है, कितना डाइवर्स है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पारुल यूनिवर्सिटी में पूरे 28 राज्य के बच्चे, 9 यूनियन टेरिटरी के बच्चे पढ़ रहे हैं, और पूरे वर्ल्ड से करीबन 6000 फॉरेन नेशनल स्टूडेंट्स भी पढ़ रहे हैं जो 75 अलग अलग देशों से आते हैं। तो ये भी एक नज़रिया बनता है बच्चों का, जब ऐसे इकोसिस्टम में पढ़ता है बच्चा तो अलग अलग कल्चर, अलग अलग भाषा के लोगों के साथ जब उसका मिलाप होता है तो बच्चे का सोचने का तरीका है वो पूरी तरह से इवॉल्व होता है। तो बच्चा जब ग्रेजुएट होता है एक मैच्योर, प्रोफेशनल और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के बाहर निकलता है। ये तो है, लेकिन आप किसी बड़े शहर में क्यों नहीं है? मतलब मैं ये नहीं कह रहा वडोदरा शहर नहीं है भाई, मैं यहाँ पढ़ा हूँ। सही बात है। लेकिन जैसे कोई सुनता है ना कई बार पारुल के बारे में, हाँ। कहीं भी, तो उसे ऐसा लगता है कि ये किसी बड़े शहर में होगी, मतलब दिल्ली NCR में हो सकती है या मुंबई में हो सकती है, लेकिन वो बड़ोदरा में है। और हालांकि एक चीज बताऊं, मैंने नोटिस किया रास्ते में कि पारुल मेन शहर से थोड़ा हटके है, बट वहां से लेके यहाँ तक के बीच में इतने काम हो रहे हैं डेवलपमेंट्स के, और समझ में आता है कि उसका केंद्र पारुल है। सही बात। क्योंकि मैंने एकदम साफ देखा है कि सब इसलिए आसपास बसना चाहते हैं क्योंकि पारुल है यहाँ पे। तो ये तो एक अच्छी बात है कि शहर का जो डेवलपमेंट है वो ऐसे ही विकेंद्रित हो, सिर्फ एक जगह नहीं होना चाहिए, विकास सब जगह होना चाहिए। बट आपने यहाँ क्यों ऐसा चुना कि आप वडोदरा में होंगे? तो मैं कहूँगा ये भी एक काफ़ी यूनिक चीज़ है कि 70,000 बच्चे इंडिया की टायर 2 सिटी बड़ौदा में, वो भी आउटस्कर्ट्स में डेवलप हो गई है। तो ये हमने प्लान नहीं किया था, पहले तो ये बता दो, ये हमने प्लान नहीं किया था। हम बड़ौदा रहते हैं, मेरी पढ़ाई बड़ौदा में हुई है, मैं बड़ौदा में MS यूनिवर्सिटी में मैंने MBBS MD की पढ़ाई की है। सो पेशे से मैं डॉक्टर हूँ, और मेरे परिवार में जितने भी लोग हैं वो सभी डॉक्टर्स हैं। तो इसकी शुरुआत मेरे फादर ने की थी 2000 में। पहले हमने यहाँ पे लैंड परचेज़ किया था, और धीरे धीरे करके एक इंस्टीट्यूट के बाद दूसरे इंस्टीट्यूट हमने ऐड किए। तो 2015 तक करीबन 13 संस्थान थे हमारे पास अलग अलग एरिया में, और हम गुजरात की अलग अलग स्टेट यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन हमारे अच्छे काम को ध्यान में रखते हुए गुजरात सरकार ने 2015 में हमें प्राइवेट यूनिवर्सिटी का स्टेटस दिया, और पिछले 10 साल में जो 13 संस्थान थे उसको बढ़ा के हमने 40 संस्थान अभी कर दिए हैं। तो कहने का मतलब है ऐसा कोई प्लान नहीं था, लेकिन होता चला गया। हम यहाँ से हैं, और हमने सोचा कि हमारे सिटी में ही क्यों इसको डेवलप ना किया जाए। और जो यूनिवर्सिटी का नाम भी है वो पारुल मेरी बड़ी बहन के नाम से है। हाँ। मेरी 3 बड़ी बहनें हैं, और जैसे कि आप जानते हैं कि हर पिता के लिए जो बड़ी बेटी होती है वो हमेशा दिल के करीब रहती है। तो बेटी दिल के करीब रहती है, और खासकर फिर बड़ी हो तो बड़ी पहला है, बच्चा और पहला बच्चा है वो ज़्यादा करीब रहती है। तो आप देखेंगे हमारा कुछ भी इनिशिएटिव है, हाँ। यूनिवर्सिटी हो या कोई भी हम प्राइवेट सेक्टर में भी कुछ भी कर रहे हैं, सभी का नाम मेरी बड़ी बहन पारुल के नाम से, और हम मानते हैं वो हमारी लकी चाम है। उसके नाम से जो भी शुरू किया है भगवान की दया से सब ठीक चल रहा है। वाह, ये रहस्य इस नाम के पीछे। यही रहस्य है इस नाम के पीछे, और आने वाले सालों में आप कुछ भी देखेंगे वो पारुल नाम से ही होगा। जैसे हमने गोवा में प्राइवेट यूनिवर्सिटी पिछले साल शुरू किया,
उसका नाम भी पारुल यूनिवर्सिटी। हाँ, मैं गोवा कैंपस के बारे में भी सुन रहा था। एक तो अट्रैक्शन बहुत लोगों का होता है कि कोई यूनिवर्सिटी गोवा में है। गोवा आपने क्या सोच के चुना? तो जैसा मैंने आपने इनिशियली बताया कि आज के समय में यूनिवर्सिटी लीडर्स को ये समझने की ज़रूरत है हाँ। कि बदलते हुए समय के साथ बच्चों को क्या चाहिए, हाँ। किस प्रकार का एजुकेशन चाहिए। जैसे जब आप या मैं पढ़ते थे, हमारे लिए एजुकेशन फर्स्ट प्रायोरिटी था या तो क्वालिफिकेशन फर्स्ट प्रायोरिटी था। लेकिन आज जब हम जेन ज़ी की बात करते हैं, हम इंफॉर्मेशन के युग में हैं, तो बच्चा वेल इन्फॉर्म्ड है और बच्चे को ये पता है कि मेरे को लाइफ में कुछ भी करना है, मेरे को खुश रहना है। तो कॉलेज लाइफ बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी व्यक्ति के लाइफ का। और ये 4 साल कोई भी आदमी ऐसा चाहेगा वो बहुत ही एंजॉयमेंट के साथ रहे और प्लस जो ऑब्जेक्टिव के साथ जुड़ा है वो भी अचीव। मतलब अब ये वाली मानसिकता नहीं है कि भाई ये मेरे पढ़ाई लिखाई के दिन है तो तपस्या की तरह करूंगा, उसके बाद मजे होंगे। ना 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 ना, वो ऐसे सोचता है कि ये मेरे जो 4-5 साल है ना, ये बेस्ट बनाने हैं मुझे इसमें पढ़ना भी है, मुझे मजा भी करना है और ये मुझे याद रहना चाहिए। सही बात है, अच्छी याद होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। तो ये माइंडसेट जो है वो काफ़ी रिलेवेंट भी है, सही भी है, क्योंकि आज आप या मैं हमारी कॉलेज लाइफ को जरा रिवाइंड करके देखते हैं तो हमको भी ऐसा लगता है कि वो हमारे जीवन का गोल्डन एरा था बेसिकली। तो हम भी चाहेंगे कि शायद वो गोल्डन एरा हम कुछ और तरीके से जीते तो शायद वो कॉलेज लाइफ और भी बेहतर होती। तो आज का बच्चा अभी से ये बात को जानता है। हाँ। तो मेरा मानना है गोवा से बेहतर कोई अच्छी जगह कॉलेज लाइफ के लिए नहीं हो सकती है और हमने इसीलिए सोचा कि क्यों ना बीच पे ही यूनिवर्सिटी बनाया जाए। तो गोवा का भी जो हमने यूनिवर्सिटी बनाया है वो बीच से 100 मीटर दूरी बनाया है। वाह। तो अगर बच्चा क्लास में बैठा है तो एक साइड से उसको दरिया दिखेगा और एक साइड से उसको पहाड़ दिखेगा। तो हम चाहते हैं कि कोई इटालियन यूनिवर्सिटी एकदम दिख रही है मुझे तसव्वुर में। मैं पढ़ा तो नहीं हूँ ऐसी यूनिवर्सिटी में, बिल्कुल नहीं पढ़ा, लेकिन मेरा मन है कि ये कैंपस मुझे जरूर देखना है आपका। 100% नेक्स्ट एपिसोड शायद हम गोवा में करेंगे। लेकिन ऑब्जेक्टिव यही था कि कुछ ऐसी जगह पे यूनिवर्सिटी बनाया जाए जिसके अंदर स्टूडेंट लाइफ को भी और वाइब्रेंट किया जाए। तो उसी उद्देश्य से हमने गोवा में ये यूनिवर्सिटी। अभी गोवा तो मैं जरूर चलूंगा, लेकिन मुझे बताइए, जो मैं बार बार ना हर जगह जाके पूछता हूँ और आपको भी मैं बार बार लगूंगा कि वो बात ला रहा हूँ, AI इसे लेकर कई बार डर भी लगता है। बहुत लोगों के मन में डर तो है ही कि पता नहीं क्या होगा, आने वाला भविष्य, नौकरियां खत्म हो जाएंगी, कितने लोग बेरोजगार हो जाएंगे, और अगर इसे सीखें भी तो कितना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ संभावनाओं के द्वार खुले हुए हैं। जब कंप्यूटर आया था ऐसा ही डर था, लेकिन फिर कंप्यूटर ने क्या क्या किया, कमाल हो गया। तो मुझे इसका जवाब चाहिए आपसे कि एक यूनिवर्सिटी के तौर पर आप लोग कर क्या रहे हो उस मामले? तो मैं इतना कहूँगा कि पारुल यूनिवर्सिटी में हम AI से डरते नहीं हैं, लेकिन AI से प्यार करते हैं, उसको गले लगाते हैं और कैसे उसको अपने साथ लेके बच्चों को अच्छी तरह से सिखा पाए। और इसीलिए आपके ये सवाल का जवाब मैं यहाँ नहीं दूंगा। हाँ। मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बिल्डिंग पे ले जाता हूँ जिसका हमने नाम रखा है लक्ष्य 2047, जो साल जिसमें अपनी भारत सरकार भी चाहती है कि भारत एक विकसित देश बने, और कैसे हम AI के जरिए बच्चों को विकसित भारत की तरफ ले जाएंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमने एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जिसका नाम है लक्ष्य 2047 जी। जिसके अंदर आने वाले समय के स्किल सेट्स कैसे बच्चों को हम देंगे जिससे भारत को हम एक विकसित देश के दर्जे पे देख पाएंगे आने वाले 2037 में। तो ये जो सेंटर है हमने नाम रखा है लक्ष्य 2047, इसमें आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री स्पेसिफिक लैब्स हैं। जैसे वो आपने राइट साइड पे देख रहे हैं वो एनवीडिया लैब है। एनवीडिया बेसिकली चिपसेट है जिसके बेस से AI के अलग अलग LLM जो डेवलप किए जाते हैं, तो उसका कोचिंग बच्चों को दिया जाता है। तो इसके अंदर एनवीडिया के साथ मिलके हम ये कोचिंग दे रहे हैं। अच्छा। तो इंडस्ट्री को जैसा चाहिए वैसा स्टडी हम बच्चों को करवा रहे हैं। आपके लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो ये माइक्रोसॉफ्ट लैब है। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के साथ रह के हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का लैब कर रहे हैं।
तो एक तरफ हो गया चिपसेट हार्डवेयर और एक तरफ हो गया सॉफ्टवेयर। तो दोनों का कॉम्बिनेशन, कैसे आने वाले फ्यूचर में नए नए सॉफ्टवेयर डेवलप किए जाएंगे, कैसे आने वाले समय में नए नए हार्डवेयर डिजाइन किए जाएंगे, जिसके अंदर बच्चों को हम वो स्किल दे सकें जो हैंड्स ऑन है, और बच्चा जैसे ही ग्रेजुएट होता है तुरंत इंडस्ट्री के बेनिफिट के लिए उसका यूज हो सके। उसी तरह आप देख सकते हैं राइट साइड पे सिस्को लैब है। तो पूरा जो नेटवर्किंग होता है, वो नेटवर्किंग किस तरह से किया जाता है, पूरा कंप्यूटर नेटवर्क कैसे क्रिएट होता है, जैसे आप देख सकते हैं राउटिंग स्विच प्रैक्टिसेस, नेटवर्क सिक्योरिटी टूल्स, ये सभी चीजें बच्चों को यहाँ पे सिखाई जाती है, क्योंकि दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द फ्यूचर विच इज गोइंग टू कम, हाउ द नेटवर्क्स आर गोइंग टू बिकम स्मार्टर इन टाइम टू कम। तो उसमें भी जो इनोवेशन आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नए नए हार्डवेयर आ रहे हैं, अगर बच्चों को इसके बारे में नहीं सिखाया जाएगा तो ये जो चेंजेस के साथ आने वाले समय में बच्चे अपकीप नहीं कर पाएंगे। आगे मैं आपको रोबोटिक्स के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे एआई, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्किंग के साथ साथ रोबोटिक्स का भी डेवलप हो रहा है। जैसे आप राइट साइड पे देख रहे हैं, एबीवी का हमने लैब बनाया है, जिसके अंदर कैसे रोबोटिक आर्म काम करता है, उसका डेवलपमेंट कैसे होता है और प्रैक्टिकल सिनेरियो में कैसे काम करता है। उसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पे भी आप देख सकते हैं कि वो रोबोटिक्स का हम बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि आने वाले समय के लिए इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ के हमने ये स्किल सेंटर क्रिएट किए हैं, और ये अभ्यास करने के बाद ये जो एग्जाम भी बच्चे देंगे उसका सर्टिफिकेट भी यही कंपनीज देगी। तो ये सर्टिफिकेट का रेपुटेशन नॉट जस्ट गुजरात या इंडिया में रहेगा, ये सर्टिफिकेशन का रेपुटेशन पूरे वर्ल्ड में जहाँ पे भी बच्चा जाएगा वहाँ पे उसको मिलेगा। और हमारी कोशिश है हर सेमेस्टर में बच्चा एक सेमेस्टर एक सर्टिफिकेशन ऐसा करें। ये तो मुझे समझ में आ गया कि आप कंपनियों के साथ मिल के बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो सारी पढ़ाई जो उनके काम आएगी, ठीक है वो तो। लेकिन एक सवाल है जो मुझे पूरा यकीन है हर माँ बाप आपसे पूछता होगा, सही है, हर साल आप उसका जवाब देते होंगे, प्लेसमेंट्स। तो ये जो कंपनीज हैं ये प्लेसमेंट के मामले में आपको कितना सपोर्ट कर रही है? जैसे मैंने इनिशियल पार्ट में बोला कि यूनिवर्सिटी को सक्सेस होना है तो आउटकम पे काम करना ही पड़ेगा, और जॉब्स एंड प्लेसमेंट सबसे बड़ा प्रायोरिटी रहता है। तो जैसे हमने नीचे देखा माइक्रोसॉफ्ट का लैब देखा, तो माइक्रोसॉफ्ट पारुल यूनिवर्सिटी में कैंपस इंटरव्यू करता है। तो जैसे 2026 में जो उन्होंने कैंपस किया उसमें 2 बच्चों को सिलेक्ट किया और उनका पैकेज है 60 लाख रुपीस बेसिकली, और ये बच्चा अभी 3rd ईयर में पढ़ रहा है। अच्छा, तो अभी से वो यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ते जॉब भी कर रहा है और उसका माइक्रोसॉफ्ट में प्लेसमेंट कंफर्म है। अभी सब बच्चे माइक्रोसॉफ्ट नहीं जा सकते हैं, तो आपको ऐसी कंपनीज भी लानी पड़ेगी जिसके अंदर बल्क रिक्रूटमेंट हो। जैसे 2026 में जो बच्चे पास हो रहे हैं, हमारे यहाँ से टीसीएस ने जब कैंपस ड्राइव किया 260 बच्चों को एक साथ सिलेक्ट किया। फिर एलटीआई माइंट्री है, उन्होंने 80 स्टूडेंट्स को एक साथ सिलेक्ट किया। फिर आप जानते हैं रिलायंस का बहुत बड़ा सेटअप है गुजरात में, तो एक साथ 108 बच्चों को सिलेक्ट किया। तो इस साल में पारुल यूनिवर्सिटी से करीबन 4000 बच्चों को कैंपस में से ग्रेजुएट होने से पहले ही अपना रिक्रूटमेंट मिल गया है। तो ये पूरा एक पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी करते हैं हम। हमारा एक डेडिकेटेड सेल है जो राउंड द ईयर इस पे काम करता है, बच्चों के स्किलिंग पे काम करता है, बच्चों के इंडस्ट्री सेंट्रिक स्किल को तैयार करता है कि जिससे जब कंपनी कैंपस ड्राइव में आए तब सिलेक्शन होना जरूरी है। जैसे मैंने आपको बोला है टीसीएस में एक साथ 260 स्टूडेंट्स, वो कहीं नहीं हुआ है गुजरात में। माइक्रोसॉफ्ट में 2 बच्चों का 60 लाख बहुत ही लिमिटेड कॉलेजेस में, मैं बोलूंगा आईआईटीज एनआईटीज में ही ये हुआ है। तो ये हम जब ही कर पाए हैं जब हमने इस प्रकार का एक्सपोजर बच्चों को दिया है, जब हमने ये कंपनीज को कैंपस पे इनवाइट किया है और बच्चों को जो स्किल सेट चाहिए वो स्किल रेडी बच्चा इंडस्ट्री को दिया है, जिसकी वजह से बच्चों का यहाँ से अच्छा प्लेसमेंट। जो यहाँ से लोग पढ़कर जाते हैं, डिग्री लेकर जाते हैं और इंडस्ट्री में काम करते होंगे, उनसे भी संपर्क में रहते हैं आप? सही है, मतलब उसको हम एलुमनाई कहते हैं। हमारे जो एलुमनाई है तो हमारे यहाँ पे डेडिकेटेड एलुमनाई सेल है। मैं आपको रिसेंट एग्जांपल दूंगा कि अभी सेमीकंडक्टर का बहुत ही चल रहा है, और मुझे ये बताते हुए आपको बहुत ही गर्व हो रहा है कि अभी जो टाटा ने सेमीकंडक्टर प्लांट धुलेरा में डाला है उसमें जो सीनियर डायरेक्टर अपॉइंट किया है वो पारुल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है। सो 2006 में हमारी यूनिवर्सिटी से उसने इंजीनियरिंग किया है। अभी वो हमारे साथ कंटिन्यूस डिस्कशन में है कि कैसे सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में आप अच्छा सेटअप कर पाएं, बच्चों को स्किल सेट दे पाएं कि आने वाले समय में जब टाटा और दूसरे जो माइक्रॉन और वेदांता जैसी कंपनी सेमीकंडक्टर में आ रही है वो स्किल सेट के साथ हम बच्चों को रेडी रखें। एग्जैक्टली यही मैं बात आपसे भी कह रहा था पॉडकास्ट से पहले कि चाइना में जो यूनिवर्सिटीज काम कर रही हैं और हमें सीखना चाहिए सबसे, चाहे वो चाइना हो, इनफैक्ट मैं कह रहा हूँ चाहे पाकिस्तान में कुछ अच्छा कर रहा हो, सही है, वहाँ यही हो रहा है कि वो भविष्य की जो डिमांड है वो पकड़ रहे हैं
और सरकार और यूनिवर्सिटी मिलकर इस पर काम करते हैं कि हम वो कोर्स पढ़ाएं बच्चों को कि जो कल इंडस्ट्री में उनको नौकरी मिले और दुनिया में जिस चीज़ की ज़रूरत है वो देश बना कर दे। बिल्कुल सही बात है। तो आपको फोरकास्ट करना पड़ेगा और आपके जो पास आउट बच्चे हैं, एलुमनाई हैं, उनके साथ जुड़े रहना पड़ेगा। उनके साथ कैसे उनका सहयोग लेके आने वाली बैचेस को आप कैसे मेंटर कर पाए, तो हम इवन एलुमनाई को एज अ प्रोजेक्ट मेंटर भी इन्वॉल्व करते हैं। तो काफी सारे एलुमनाई हमारे फाइनल ईयर के बच्चों के प्रोजेक्ट भी गाइड कर रहे हैं। तो जिसके अंदर जो भी गैप रह जाता है वो गैप वो खुद फुलफिल करते हैं अपने खुद के इंडस्ट्री एक्सपीरियंस से, कि जिसकी वजह से क्या है, बच्चा समझ पाए कि मुझे अगर इंडस्ट्री में जाना है, जॉब लेना है, तो ये स्किल सेट का गैप है जो मुझे पास होने से पहले सीख लेना है। Yes. तो प्रोजेक्ट के जरिए बच्चा सीख लेता है। इंटर्नशिप वगैरह होती है? इंटर्नशिप मैंडेटरी है। फाइनल ईयर के फाइनल सेमेस्टर में 6 महीना सब स्टूडेंट्स को अपना इंटर्नशिप करना है। और ये इंटर्नशिप का प्लेसमेंट भी पारुल यूनिवर्सिटी के प्लेसमेंट के सेल के जरिए ही किया जाता है, जिसके अंदर हम ये भी कोशिश करते हैं कि इंटर्नशिप विद स्टाइपेंड मिले। तो मैं आपको बताऊंगा करीबन 40 से 50% पारुल यूनिवर्सिटी के बच्चे विद स्टाइपेंड इंटर्नशिप करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जॉब शुरू होने से पहले ही बच्चा जब सीख रहा है इंडस्ट्री में, इंटर्नशिप में, तब से वो अर्न करना शुरू कर लेता है। ये क्या है सर? माइनर? ये है इसको हम आइडिया लैब बोलते हैं। हाँ। तो जो भी बच्चों के आइडियाज रहते हैं, हाँ, आइए। जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो बच्चे हैं ये अपने आइडियाज पे काम कर रहे हैं, अपने प्रोटोटाइप बना रहे हैं। ये जायंट साइज 3D प्रिंटर और स्कैनर्स हैं। अच्छा। इसके अंदर किसी भी बच्चे का कोई प्रोडक्ट आइडिया है कि मैं ये बनाना चाहता हूँ, तो वो यहाँ पे मैन्युफैक्चर कर सकता है। और उसके बाजू में उसके रिलेटेड आगे स्केल अप की फैसिलिटीज हैं। अच्छा। तो ये भारत सरकार का एक इनिशिएटिव है। तो पूरे इंडिया की बहुत ही लिमिटेड यूनिवर्सिटीज के अंदर भारत सरकार ने ये आइडिया लैब सेटअप किए हुए हैं। ओके। इसके अंदर बच्चे इस तरह से अपने प्रोडक्ट के ऊपर काम कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर कर सकते ये हैं। क्या बनाया है? क्या बन रहा है? लेट अस से इसने तो आप ही बना रखे हैं। हाँ, उसने प्रिंटिंग करके रखा है। तो इसी तरह से कटिंग कैसे होता है, वुडन कटिंग कैसे होता है, Okay, मेटल कटिंग कैसे होता है, उसके ऊपर बच्चे सीखते हैं और अपना काम करते हैं। वाह। ये मशीन्स कहाँ से? बाहर से मंगाई जाती हैं? काफी इंडिया से हैं, काफी इंडिया बाहर से भी हैं। और यहाँ पे अगर आप वॉल देखेंगे, ये वॉल पे हमारे बच्चों ने और हमारे टीचर्स ने जो पेटेंट्स किए हुए हैं। अच्छा, ये हाँ, तो ये सब संशोधन है बच्चों के और स्टूडेंट्स के और फैकल्टी के। तो इसको भी हम शोकेस करते हैं, तो जिससे रिसर्च को बढ़ावा मिले कि भाई लेटर से ये पेटेंट मिला है। से क्या अच्छा। हुआ बेसिकली, तो उसका क्या उद्देश्य है। फिर इसको हम कॉमर्शियलाइज करने की भी कोशिश करते हैं। हाँ। कैसे उसको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में ले जाएं, तो इसके ऊपर भी काम चल रहा है। तो इसी तरह से जितने भी पेटेंट्स होते हैं उसको ये इस तरह से ड्राई आई सिंड्रोम के लिए कुछ किया है जिस पर आपको पेटेंट मिला है। Yes. It's a nanoparticle loaded biodegradable implant fibers for dry eye treatment। अभी ये nanoparticle के लिए भी हमारे यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। तो जहाँ पे हमने करीबन 20 करोड़ का इन्वेस्ट करके स्टेट ऑफ आर्ट जो भी इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल है वो रिसर्च पर्पज से हमने हायर किए हुए हैं, जिसमें इंडस्ट्री के लिए भी हम कंसल्टेंसी करते हैं। क्योंकि ये जो हाई एंड इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट सब इंडस्ट्रीज के पास नहीं रहते हैं। तो ये भी जो इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के साथ मिलके किया हुआ है। तो अराउंड 30% फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, स्टेट गवर्नमेंट करती है, और बाकी का पैसा यूनिवर्सिटी लगाती है। बहुत सारे पेटेंट्स हैं यहाँ, बहुत सारे, मतलब जगह कम है, हमारे इससे भी ज्यादा पेटेंट्स हैं। इसमें भी आप लोग कंपटीशन दे रहे हैं? हाँ, जो लेटेस्ट आते हैं उनको डिस्प्ले किया जाता है, फिर उनको 15-20 दिन के लिए मिलता है समय, फिर दूसरा पेटेंट, फिर कुछ और, फिर कुछ आ जाता है। और प्रोडक्ट्स भी बच्चों के यहाँ पे इस तरह से हम डिस्प्ले करते हैं। जो बच्चे बनाते हैं उनके प्रोडक्ट्स भी इस तरह से डिस्प्ले होते हैं, तो पता चले कि क्या क्या मैन्युफैक्चर यहाँ पे हो रहा है। इट इज मोर ऑफ आइडिएशन, आइडिया क्या है, करना क्या है। पढ़ाई लिखाई कितनी मजेदार हो गई है अब। सही, बिल्कुल सही। हम किताब से ही पढ़ रहे थे सिर्फ, अभी मशीनों से पढ़ रहे हैं सर। पढ़ाई का प्रेशर है ही, है ना, नौकरी का प्रेशर भी है बच्चों पर। सही है। और कितने सारे देशों से आ रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान से आ रहे हैं, और उम्र भी नाजुक है ये, बिल्कुल सही। हम और आप गुजर चुके तो समझ सकते हैं। तो इतने सारे प्रेशर को कोई कैसे हैंडल करे, कैसे टैकल करे, इसके लिए पारुल यूनिवर्सिटी में क्या सुविधाएं हैं? तो कहने की बात यह है कि आज की जनरेशन, जैसे मैंने आपको बताई थी, काफ़ी अवेयर है। तो अवेयरनेस की वजह से ये जो प्रेशर होना, वो रियलाइज़ करना, वो भी तभी होगा जब आपको अवेयरनेस है। जैसे हम यहाँ आप पढ़ते थे, तब हम मेंटल हेल्थ के बारे में बात कम करते थे।
हम यहाँ पढ़ते थे तो को और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ यूनिवर्सिटी में कम बात करते थे। तो पारुल यूनिवर्सिटी के इकोसिस्टम में सबसे पहले तो हम इतना ज़्यादा को और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बच्चों को थ्रू आउट द ईयर एंगेज रखते हैं कि जिससे बच्चे के लिए ऑल्टरनेटिव थॉट प्रोसेस रहता नहीं है, किसी भी नेगेटिविटी की तरफ बच्चा आगे नहीं बढ़ता है, उसको एक पॉजिटिव तरीके से अच्छे को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी और स्पोर्ट्स में डाइवर्ट किया जाता है। इसके बावजूद अगर बच्चा कहीं पे भी मेंटल प्रेशर फील कर रहा है तो पारुल यूनिवर्सिटी में एक डेडिकेटेड इनसाइट करके सेल है जिसके अंदर करीबन 25 साइकोलॉजिस्ट हैं। तो बच्चा कभी भी वॉक इन कर सकता है, काउंसलिंग ले सकता है, उसमें सीक्रेसी मेंटेन रहती है। और इसके अलावा एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर 24/7 साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल है कंसल्टिंग के लिए, जिसमें भी बच्चे का आइडेंटिटी सीक्रेट रहता है। तो काफ़ी सारे बच्चे इन पर्सन नहीं जाना चाहते हैं, काफ़ी सारे बच्चे आज टेक्स्ट करने के लिए ज़्यादा कंफर्टेबल है, ऑनलाइन जाने के लिए टैबू तो है ही अभी भी। तो ये पूरा हमने इस तरह से इकोसिस्टम बनाया है कि जिससे कम से कम ऐसे इश्यूज आए जहाँ बच्चे प्रेशर फील कर रहे हैं, और जहाँ पे प्रेशर फील करने के बावजूद भी अगर उनको लग रहा है कि मुझे कोई एस्केप मैकेनिज्म चाहिए, मुझे कुछ सपोर्ट चाहिए, तो उसके लिए हमने ये इनसाइट सेल करके रखा हुआ है। मैंने देखा हॉस्पिटल बहुत बड़ा है आपके यहाँ। सही है, बिल्कुल ऐसा लगता है, मतलब शुरू में देखते थे कि ये हॉस्पिटल इतना बड़ा कैसे है, मतलब रखते हैं लोग हॉस्पिटल भाई जब पढ़ाओगे आप, लेकिन कैंसर हॉस्पिटल भी बना रहे हो आप इसमें। तो जैसे मैंने आपको बोला, ये इंडिया का पहला ऐसा यूनिवर्सिटी है जहाँ पे 21 अलग अलग फैकल्टीज हैं, जिसके अंदर मेडिसिन भी एक फैकल्टी है। तो पारुल यूनिवर्सिटी में 1100 बेड का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जिसमें कैंसर से लेके हर प्रकार की सुपर स्पेशलिटी केयर, फिर वो न्यूरो सर्जरी है, यूरो सर्जरी है, गैस्ट्रिक सर्जरी है, हर प्रकार की सुविधा यहाँ पे मिलती है। जहाँ पे रोज के करीबन 2000 पेशेंट ओपीडी बेस पे आते हैं और करीबन 700 से 800 पेशेंट इंडोर पे रहते हैं। इसके अलावा पारुल यूनिवर्सिटी के कैंपस में 300 बेड के 2 आयुर्वेद हॉस्पिटल हैं और 2 55 बेड के होम्योपैथी हॉस्पिटल हैं। और ये हमारा जो ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन है और अल्टरनेटिव मेडिसिन है, वो सपोर्ट सिस्टम भी यहाँ पे पूरे कम्युनिटी को देता है। और इसके जो पेशेंट्स जो आते हैं, उसके बच्चे से जो बच्चे प्रोफेशनल कोर्सेज करते हैं, जैसे MBBS है, MD है, BAMS है, ये सब कोर्सेज का उनको एक्सपोजर भी कैंपस के अंदर मिलता है। सबसे ज्यादा कोर्सेज वो कौन से चुनते हैं बच्चे? तो सालाना मैं आपको बता दूं, पारुल यूनिवर्सिटी में हर साल करीबन 20,000 बच्चे एडमिशन लेते हैं। उसमें से करीबन 10,000 बच्चे नॉन टेक एरिया में जाते हैं। नॉन टेक एरिया जैसे मेडिसिन है, आयुर्वेद है, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, नर्सिंग है, एलाइड हेल्थ साइंसेज है। और बाकी के 50% बच्चे, करीबन 10,000 जितने, वो टेक्निकल साइड पे जाते हैं। उसमें ज़्यादा आप देख लीजिए, कंप्यूटर साइंस बहुत ही फेमस प्रोग्राम है, मैनेजमेंट काफ़ी फेमस प्रोग्राम है, और उसमें अलग अलग प्रकार के इमर्जिंग स्पेशलाइजेशंस में बच्चे अपने चॉइसेस में जाते हैं। तो ओवरऑल पारुल यूनिवर्सिटी कैंपस में एक सही बैलेंस है सभी स्ट्रीम्स के बच्चों का। जो ज़्यादातर अन्य जो यूनिवर्सिटी आप देखते हैं, उसमें कोई एक स्ट्रीम पे ज़्यादा फोकस रहता है। यहाँ पे आपको हर फैकल्टीज के अंदर आपको स्ट्रेंथ भी मिलेगा, क्वालिटी भी मिलेगा और डाइवर्सिटी भी मिलेगा। अब मेरे आखिरी 1-2 सवाल। 25 साल पहले जो कुछ सोचकर आपने शुरू किया था, सही बात है, आज 25 साल बाद आपको क्या लगता है वो किस हद तक पूरा हुआ है? पहले तो मैं कहूँ 25 साल पहले हमने सोचा नहीं था कि ये इतना बड़ा हो जाएगा। तो मैं ऐसा कहूँगा कि हमने सोचा था उससे भी काफ़ी आगे हम ये इनिशिएटिव को ले जा पाए हैं। आने वाले समय में मैंने जैसे बोला, करीबन 70,000 बच्चे बड़ौदा के कैंपस में पढ़ते हैं। हमारा टारगेट है कि स्ट्रेंथ के साथ क्वालिटी में भी कैसे आगे बढ़े, वर्ल्ड की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ में कैसे पारुल यूनिवर्सिटी को रैंकिंग और रेटिंग में ले जाए। बिसाइड्स क्वांटिटेटिव एक्सपांशन भी कैसे करें, ये 70,000 बच्चों को कैसे 1 लाख बच्चों तक का एक इकोसिस्टम बनाया जाए, वो पूरे वर्ल्ड में ही एक यूनिक इकोसिस्टम हो जाएगा। क्योंकि मेरे नॉलेज में ऐसा कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जहाँ पे एक जगह पे 1 लाख बच्चे पढ़ते हो। फॉर अ फैक्ट ऑफ मैटर ऐसा भी नहीं है जहाँ पे 70,000 बच्चे पढ़ते हो। और आने वाले समय में हम मल्टीपल कैंपसेस करना चाहेंगे। जैसे मैंने बोला, गोवा में हम कैंपस ऑलरेडी कर चुके हैं, आने वाले समय में सूरत और अहमदाबाद भी करना चाहते हैं। और पूरे इंडिया में कैसे हायर एजुकेशन के इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया जाए, जिससे इंडिया के बच्चों को इंडिया में ही पढ़ने का अवसर मिल पाए। और हमारा मेन जो ऑब्जेक्ट है वो कॉस्ट इफेक्टिव एजुकेशन है। जो कॉस्ट में बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए, वो आज भी इंडिया में मास स्केल पे काफ़ी उसकी ज़रूरत है। तो वही ऑब्जेक्टिव पे हम इस पे काम कर रहे हैं। फीस का ध्यान रखते हैं आप? फीस का बहुत ध्यान रखते हैं। मैं आपको बता दूं, पारुल यूनिवर्सिटी में जो बच्चे अभ्यास करते हैं, उनका ऑन एन एवरेज फीस 1.5 लाख से 2 लाख पर साल का रहता है।
और इसके अगेंस्ट आप कोई भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो गवर्नमेंट रन करता है आप उसके कंपैरिजन कर लीजिए। जैसे कोई नेशनल इंस्टीट्यूट है, IITs या NIT, जहाँ पे पर स्टूडेंट कॉस्ट कहीं ना कहीं 8 से 10 लाख रुपया रहता है। फिर आप कोई भी स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन उठा लीजिए, वहाँ पे भी पर स्टूडेंट कॉस्ट 4 से 5 लाख हो रहा है। तो उसके अगेंस्ट में पारुल यूनिवर्सिटी 1.5 से 2 लाख में एजुकेशन दे रहा है और उसके लिए गवर्नमेंट का कोई लायबिलिटी नहीं है। ये पूरा फंडिंग यूनिवर्सिटी का खुद का है, बच्चों की फीस से चलता है। तो हमारा मोटो है क्वालिटी एजुकेशन एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट, कि जिससे आप लार्जर मास को एड्रेस कर सके। और यही मेरे ख्याल से इंडिया के लिए आने वाले समय के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है कि कैसे हायर एजुकेशन को और अच्छे क्वालिटी एजुकेशन को मास में एक्सेसिबल किया जाए। बिल्कुल यही जरूरी है। आखिरी सवाल, कोई कड़वा सच जो यहाँ आने वाले किसी बच्चे को आप बताना चाहें, मतलब उसने तय कर लिया होगा कि मुझे पारुल यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, लेकिन एक कोई सच जो आप फिर चाहेंगे कि आप उसे बताना चाहते हैं? मैं ये बताना चाहूँगा कि आप पारुल यूनिवर्सिटी में अभ्यास करेंगे, आपको डेफिनेटली अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मिलेगा और अच्छा इकोसिस्टम मिलेगा। लेकिन अगर आप खुद एफर्ट नहीं डालेंगे, लेट अस से आप क्लास अटेंड नहीं करेंगे, आपका अटेंडेंस नहीं है, आपका CGPA अच्छा नहीं है, आपको जॉब दिलवाने के लिए जब प्रोफेसर्स और टीचर्स आपको तैयार करेंगे, रेज्यूम कैसे बनाना है, इंटरव्यू कैसे देना है, अभी अगर आप ये प्रोसेसेस को सीरियसली नहीं लेंगे, आप मेहनत नहीं करेंगे, तो कोई सामने से भी आके आपको कोई जॉब देने वाला नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कड़वा सच यही है कि सब अच्छा है, सब बेहतर है, लेकिन ये बेहतर जो पूरा एनवायरनमेंट है उसके अंदर आके आपको खुद मेहनत करना पड़ेगा, अटेंडेंस लगाना पड़ेगा, एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने पड़ेंगे, तभी जाके अच्छी कंपनी में आपको रिक्रूटमेंट मिलेगा। हाँ, मतलब कुल मिलाकर आप यही कह रहे हैं कि अपने हिस्से की मेहनत तो आप करेंगे ही, पर अपने हिस्से की मेहनत स्टूडेंट्स को करनी पड़ेगी, तभी कुछ होगा। बिल्कुल सही है। तो अभी वैसे मुझे काफ़ी घूमना है यहाँ। तो बस घूम लीजिए, पूरा कैंपस आपका है। बच्चे हैं, मैंने बोला 70,000 बच्चे हैं, अलग अलग राज्य से, अलग अलग देश से हैं। खुद ही मिल लीजिए, सबसे बात खुद ही करता हूँ। इंटरव्यू ले लीजिए और खुद ही दिखा दीजिए क्या है। और फिर कुछ फीडबैक होगा तो आपको बताऊंगा 100%, और उस पर काम भी करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलता हूँ मैं। पारुल यूनिवर्सिटी में हमने पढ़ाई लिखाई की खूब बात कर ली है, हर तरह की पढ़ाई लिखाई की, लेकिन अब थोड़ा खेलकूद हो जाए। और हाँ, सिर्फ खेलूंगा नहीं, मैं चैलेंज भी करूंगा। पकड़ चश्मा, किसे रोको यार, रुक जाओ, मैं बैटिंग कर दूं थोड़ी सी। हाँ, चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है कि मुझे 6 बॉल में आउट करना होगा है। देखते हैं। धन्यवाद, आउट नहीं हुआ मैं। तो पारुल यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी है, यहाँ क्या हो रहा है और क्या विज़न है, ये सब तो हमने अभी बात की डॉक्टर देवांशु पटेल से। लेकिन वो कह रहे थे स्किल पर बड़ा जोर है, स्किल सिखाने पर यहाँ पर। तो मैं प्रज्ञ में खड़ा हूँ, यह है द एडवांस्ड स्किल्स एंड सिमुलेशन सेंटर। इसके अंदर जो कुछ मैंने सुना है कि क्या क्या है, बहुत चौंकाने वाला है। तो मैं चाहूँगा एक बार अंदर चलते हैं और अंदर चल के देखते हैं, किसी से समझते हैं कि क्या क्या हो रहा है प्रज्ञ में। तो सर, मैं ना जी बहुत देर से सुन रहा हूँ यहाँ पर कि हम स्किल बेस्ड बहुत सारी चीज़ें कराते हैं। यस यस और दूसरी बात यह है कि आपके सेंटर के बारे में सुन रहा हूँ कि यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं देखूंगा तो हैरान हो जाऊंगा। मुझे थोड़ा सा हैरान कीजिए आप। श्योर। सो दिस इज आवर इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर यूनिट। जी जी। सो एज यू कैन सी दिस पर्टिकुलर इज आवर पेशेंट। सो यू कैन कंसिडर दिस एज अ पेशेंट. As you can see, some of the things are already there. You can see the eyes are blinking. It is been operated with this tab
Okay. So student has to come here और उनको इसको बात करना है, डायग्नोस करना है एंड ट्रीट करना है, एंड दे हैव टू वर्क इन अ टीम. अच्छा. The best part is no instructor will be inside. अच्छा. So that's what something is a तो challenge जितना उन्होंने for them. सीखा है Yes. वो यहाँ यूज करके दिखाओ. यूज करना है, एंड दे हैव टू मेक हिम वेल और सर्वाइव. सो दैट इज व्हाट इज दिस रूम अबाउट. तो इसमें आप लगातार केसेस बदलते रहते होंगे कभी? Absolutely. हाँ. This has got inbuilt अभी मेरे पास करीबन 30-35 plus already it has been added on by me, and a few more we keep on upgrading. तो जैसे ही स्टूडेंट आते हैं उनका कुछ ना कुछ केस अलग अलग चलता तो रहता क्या है. क्या बीमारी हो सकती है इसे? इसको जो आपको करवाना है हो सकता है. I would say something like it can have a trauma like accident, it can have a bleeding, Okay. this can have a, you can say heart attack, MI we call it in a medical term. This can have a pulse rate goes down, pulse rate goes up. मैं समझ गया, मतलब केस बदलते रहते हैं, सिचुएशन बदलते हैं. Yes. फिर ये देखा जाता है कि वो इसको कैसे हैंडल करते Handle हैं, करते हैं. क्या क्या प्रोसीजर उन्होंने अपनाया. Yes, absolutely. That's how it works. So sir, we are having one birthing simulator जिसमें ये students यहाँ पे आएंगे and as they cannot practice on the patient in the hospital, they can deliver the baby by their own hands. तो यहाँ पे they will be in a group of 4 and 5 students. All 4 stages of labor. Labor की डिलीवरी की जो 4 stages होते हैं उसमें जितने भी movements होते हैं जो during delivery हम दिखाते हैं students को, वो सभी यहाँ पे they can deliver by their own hands. Again this is audio visually connected. तो अगर बाकी के students को हम debriefing unit में बिठा रहे, so all can see कि whatever the things they have done during this scenario, they can deliver the baby immediately after birth. हम जो भी चीजें real scenario में real hospital में देखते हैं वो सभी चीजें वो लोग यहाँ पर भी देखेंगे. Immediately after birth, if baby is crying or not, to check that this is the station for NRP, that is neonatal resuscitation. तो अगर बेबी क्राई नहीं करता है देन देयर विल बी स्टार्टिंग ऑफ गोल्डन 1 मिनट जिसमें हम बेबी का ब्रीदिंग जो है वो प्रॉपर्ली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बेबी के पल्स नॉर्मल है कि नहीं, वो सारी चीजें यहाँ पे देखते हैं. इसमें एग्जाम भी लिया जाता है. जैसे पीजी के बच्चे होते हैं जो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होते हैं, इनका ये सारी चीजें यूज करके एग्जाम लिया जाता है. पूरा एग्जाम उसमें Yes, नंबर so देते that हैं. is called OSCE in our term, and probably that works well. ओके, इसका नाम क्या है वैसे? ये तो न्यूबॉर्न बेबी है, इसका नाम हमने रखा नहीं है. नाम बदलते रहते हैं सर. तो आगे जाते हुए हमारा डीब्रीफिंग रूम है. जैसे आप वो स्क्रीन देख रहे हो, चारों रूम ऑडियो विजुअली कनेक्टेड है. क्लासरूम है बेसिकली. क्लासरूम है. यहाँ होती है सारी एनालिसिस. सारी एनालिसिस होती है. Then ये ऑपरेशन थिएटर है. अच्छा. इसके पीछे हमारा इमरजेंसी रूम और आईसीयू है. तो कुछ हॉस्पिटल एरियाज है और यहाँ पे हमारा टास्क एरिया है. टोटल 14 एरियाज है. सारे एरिया में कुछ ना कुछ होता रहता है और हर एरिया में कवर करके रखते हैं और सारे ट्रेनिंग. जाते हुए आगे यहाँ पे हमारे पास टास्क 1 एरिया है, तो काफ़ी लार्जर एरिया है जहाँ पे हमें अलग अलग टास्क परफॉर्म करवाते हैं जो अलग अलग लेवल के स्टूडेंट्स आते हैं. तो आपको दिखाएंगे अलग अलग छोटे छोटे टास्क है बट विच आर मैंडेटरी. तो आगे के टास्क वनीशा मैडम आप बताइए प्लीज़. तो आप यहाँ देख सकते हो एंगल्स ऑफ इंजेक्शंस लिखे. तो हम बहुत सारे इंजेक्शंस देना सिखाते हैं. पेशेंट पे देने से पहले अगर मैनिकिन पे सीख लें तो इट इज़ मच बेटर. तो यहाँ पे हम आईवी और आईएम इंजेक्शंस देखते हैं. तो आईएम इंजेक्शंस 2 जगह दे सकते हैं, एक डेल्टॉइड रीजन पे और एक ग्लूटियल रीजन पे. तो ये एक डायग्राम है ये दिखाने के लिए कि अपर आउटर क्वाड्रेंट में ही इंजेक्शन देना है, वरना ये साइटिक नर्व है, ये पंक्चर हो जाएगी तो पेशेंट को हेमीप्लेजिया पैराप्लेजिया हो सकता है, मतलब लकवा हो सकता है एक साइड का या पूरे बॉडी का. वहाँ पे दूसरे मैनिकिन्स हैं. दिस इज फॉर द डेल्टॉइड एरिया. अच्छा, ये वाला हिस्सा है हमारा जी. वहाँ पे इंजेक्शन देने के लिए 2 ml तक इसमें दे सकते हैं, अगर उससे ज़्यादा है तो ग्लूटियल रीजन. ओके. अभी ये तो सिखाने के लिए. जब हम एग्जाम लेते हैं तो ये आप देख सकते हो सेंसर्स हैं इसमें. ओके. तो सेंसर्स का यूज़ करेंगे और अगर आपने सही जगह प्रिक किया तो देन इट विल बी ग्रीन, अगर आपने गलत किया तो इट विल बी रेड. तो दिस कैन बी यूज्ड इन एग्जाम्स एज वेल. देन बचपन याद आ गया मुझे इस कमरे में आके. अभी सूचरिंग जिसको टाके देना बोलते हैं, वो सबको बहुत ज़्यादा फैसिनेट करता है स्टूडेंट्स को. तो अगर कोई student- मैंने सुना फैसिनेट. तो जी, तो अगर कोई बच्चा सबसे पहले पेशेंट पे टाके देना सीखेगा तो उसको पेशेंट को भी बहुत ज़्यादा पेन होगा एंड स्टूडेंट की भी एक्सपर्टीज नहीं रहती है. तो वी हैव वेरियस सूचरिंग स्टेशंस ओवर हियर. आप ये फील कर सकते हैं सर. दिस इज वेरी मच लाइक अ ह्यूमन हैंड. आप फील करो. ओहो. gives a realistic feeling. तो वी हैव सूचरिंग हैंड्स एंड सूचरिंग पैड्स जो कि हम चेंज करते रहते हैं. एंड आप देख सकते हो मल्टीपल स्टेशंस हैं. तो ये सूचरिंग के लिए वी टीच हियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सूचरिंग, कंटीन्यूअस, इंटरप्टेड, हॉरिजॉन्टल. अच्छा, ये सब वही ये सब किए हुए ये सारे सूचरिंग पैड्स.
मेनली यहाँ पे क्या है सर, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, ताकि स्टूडेंट क्या है वो इंस्ट्रूमेंट हाथ में पकड़े, कैसे उसको नॉट लगाना है, कौन से सूचर लेना है, ये सारी चीजें यहाँ पे उनको करवाते हैं. लाइक इट्स नॉट ओनली टीचिंग बट दे हैव टू एक्चुअली डू इट. ओके, गोइंग फर्दर, ये हमारा यूनिट है जो कैडेवरिक सर्जिकल यूनिट है, जिसमें 2 मेजर यूनिट्स हमने कवर करके रखे हैं. इसमें क्या होता है सर? इसमें जैसे आपको ये यूनिट दिख रहा है, इसमें आपको काफी सारे स्टेशन दिखेंगे. देयर आर मशीन्स, माइक्रोस्कोप, एक्सोस्कोप. तो ये हमारा न्यूरो कैडेवरिक यूनिट है. यहाँ पे कैडेवर हेड पे एडवांस न्यूरो सर्जिकल वर्कशॉप्स होते हैं. अच्छा, जैसे इस तस्वीर में दिख रहा है. हाँ, ये जो वाला है ये फुल बॉडी कैडेवर है, जिसका यूनिट यहाँ पे है. जो दूसरा हमारा फुल कैडेवरिक, जैसे आप देख सकते हो कुछ ओटीज है यहाँ पे. सो ऑपरेशन थिएटर्स आप देख सकते हो, यहाँ पे 1, 2, 3 है और 4th आएगा. तो यहाँ पे फुल बॉडी अलग अलग स्पेशलिटी के कैडेवर पे सर्जरीज के एकेडमिक्स होते हैं. तो ये पूरा हमारा कैडेवरिक सेंटर है, जहाँ पे हम कैडेवर पे सर्जरीज जो प्रैक्टिस करवाते हैं उसका एकेडमिक्स होता है. और एक बहुत अच्छी बात यह है कि ये दोनों रूम के लाइव कनेक्शन ये रूम में हमने दिए हुए हैं. ओके. तो ये हमारा पूरा डिस्कशन रूम है, जैसे कुछ प्रोटोकॉल्स हमें सिखाने हैं. प्लस द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पे एक 3D प्रोजेक्टर लगा हुआ है. तो ये जो सर्जरीज जैसे चालू है हमें और आपको देखना है तो वो 3D में दिखेगा विद अ 3D ग्लास, एंड दैट लुक्स वेरी रियल. एंड देन वो आपको जैसे आप स्क्रीन देख सकते हो, ये हमारा पूरा 3D प्रोजेक्टर स्क्रीन है. तो यहाँ पे हम उनको ये लाइव प्रोजेक्शन देते हैं. तो ये पूरा हमारा डिस्कशन रूम. अच्छा, वो साथ साथ देखते रहते हैं और बात करते रहते हैं कि ये गड़बड़ कर दी है. यस यस एब्सोल्युटली. और जो दूसरी बार नहीं करना है. हाँ भाई, बिल्कुल मत करना. जी जी बिल्कुल. तो ये बहुत बढ़िया एकेडमिक का रिसोर्स और एक्टिविटी यहाँ पे चल रहा है. तो ये हमारा 2 डोमेन है, और एक डोमेन जो ग्राउंड फ्लोर पे है, हमारा एक रूम में एम्बुलेंस यूनिट है. तो देयर इज अ रियल एम्बुलेंस, और वहाँ पे रोड वगैरह बनाया हुआ है और कारपेटेड गार्डन बनाया हुआ है. तो वहाँ पे हम प्री हॉस्पिटल के सिनारियोज देते हैं. अच्छा, अस्पताल पहुंचने से पहले जो कुछ होता है, जैसे जो एम्बुलेंस आने से पहले, या तो एम्बुलेंस जैसे आया, तो तब तक आप ये 10 मिनट में क्या कर लोगे. सो जो फर्स्ट एड हम बोलते हैं उसका रियल सिनेरियो ग्राउंड फ्लोर पे होता है, बिकॉज देयर इज अ रियल एम्बुलेंस जिसमें सायरन वायरन सब चीजें. तो ये पूरे हमारे 3 डोमेन हुए जो हमारा पूरा प्रज्ञा है. अभी हम पूरा प्रज्ञा. Yes, so प्रज्ञा का मतलब क्या हुआ? प्रज्ञा का मतलब होता है विजडम, मतलब प्रज्ञा से बना है. इंटेलिजेंस. ओके, हाँ प्रज्ञा से बना है. जी. तो ये पूरा हम अभी 4 साल खत्म होने आए, ये मंथ एंड में हम 4 साल खत्म करेंगे. हाँ. अभी तक कुछ 27-28 हजार स्टूडेंट जितने हमने ट्रेन कर दिए हैं. 27-28 हजार? जी बिल्कुल, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट है पारुल यूनिवर्सिटी में मेडिकल फ्रेटर्निटी के. सभी को हम ट्रेनिंग अलग अलग साल में करवाते हैं. ये सर किस कोर्स के अंदर आता है? ये कोई पर्टिकुलर कोर्स में नहीं आता है, लेकिन इनके जो रूटीन करिकुलम होते हैं उसमें जो स्किल्स उनको करना होता है उसके पैरेलल हम इसको चलाते हैं. प्लस वी हैव गॉट आवर ओन करिकुलम. तो प्रज्ञा का पूरा मैंने करिकुलम बनाया हुआ है, जिसमें काफी सारे मैंडेटरी ट्रेनिंग रखे हैं. तो अच्छा. हर एक साल में हर एक ईयर के बच्चे को आना है यहाँ पे, और अलग अलग स्किल जैसे ईयर बढ़ते जाएंगे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा. एंड अल्टीमेटली जब तक वो निकलेगा तब तक काफी सारे स्किल्स यहाँ पे कर चुका होगा. अच्छा. दैट इज द फंडामेंटल एंड द विजन. बढ़िया सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू, नाइस मीटिंग यू. घूम घूम के तो बहुत थक गया था मैं. अब फाइनली गाड़ी में आके बैठ गया हूँ. एक्चुअली गेम खेल रहा हूँ. उत्कर्ष है मेरे साथ. उत्कर्ष मुझे बताएंगे भाई किस लिए है ये गेम यहाँ इस यूनिवर्सिटी में? जनरली सर ये मौज मस्ती कर रहे हो या नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है. ये एक्चुअली रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए है. हाँ. ताकि बच्चे जान पाए कि एक्चुअल में ये जो सारी चीजें हैं, ये जो मशीन आप चला रहे हो, ये जो चीजें हैं, ये किस तरीके से इससे कनेक्टेड रहती हैं, किस तरीके से हम गेम डेवलप कर सकते हैं, किस तरीके से हैक्टिक्स जो PS5 अपना लेके आता है वो हैक्टिक्स कैसे डेवलप होता है, रियल टाइम सिमुलेशन किस तरीके से होता है, वो चीजें हम इसमें करते हैं. ओके, तो मतलब गेम डेवलप करने की तरफ हो आप लोग? यस सर. पर ये चलती कैसे भाई? ये आपका थ्रॉटल है सर. इस साइड आप देखोगे ये थ्रॉटल है, ये ब्रेक है आपकी इस साइड, ये पेडल शिफ्टर है. आप इसे गियर चेंज कर. ओह, अब ये जैसे टक्कर लगी तो ऐसा एक्चुअली वो अपने आप को सेम जगह पर लाने की कोशिश करता है. उसकी एक्टिस क्या है, हैंडल अच्छा. सेम सिमुलेशन जैसे कार में होता है ना, कार का भी अपने स्टीयरिंग सेम जगह पर आने की कोशिश करता है बार बार. उसी तरीके से सर ये भी बार बार एक ही जगह पर आने की कोशिश करती है. मैं यहाँ पढ़ूं तो यहीं बैठा रहूं. वो बात की बात है, गेम डेवलप हो गया नहीं. यहाँ गाड़ी तेज चला फिर नोएडा में ऐसे चलाऊंगा. 40 का आदमी ड्रिफ्ट नहीं मारता भाई. 40 का आदमी गेम में भी सुरक्षित घर पहुंचना चाहता है.
चाहता इसमें भी उसे फेयर प्ले के नंबर मिले, भले हार जाओ। यार उत्कर्ष भाई, हाँ बोलिए। ये तो मैंने सीख लिया जितना सीखना था। कुछ और इंटरेस्टिंग है आपके पास? इंटरेस्टिंग तो एयर वीआर है अपने पास। आओ इधर। हाँ आओ चलो। जल्दी आओ। देखिए, हाँ ये है हमारा हेडसेट, इसको लगाइए। ओके डन। ओके। ये तुम्हारे हाथ, एक ये हाथ, लेफ्ट और राइट तुम डिसाइड कर लेना, अपने हिसाब से स्वैप कर लेना। मुझे नहीं दिख रहा है, दोनों हाथ दिख रहे हैं। सामने एक सिमुलेशन दिख रहा है। यस। सामने एक बेड टाइप का कुछ दिख रहा हो, उस पे एक लाश लेटी हुई है। लाश नहीं है, लाश है? चलिए लाश नहीं है वो, उस पे कुछ ऑपरेशन के लिए एनाटॉमी है, यस। ठीक है। तो उसमें एक्चुअली हो क्या रहा है कि बच्चे जो भी हैं वो ये चीज देख सकते हैं किस तरीके से हम प्रैक्टिकली प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। हॉस्पिटल में बहुत काम आएगा ये, है ना। हॉस्पिटल में क्या होता है कि जैसे मान लो हमको कभी कभी एनिमल्स पे हमको ये सारी चीजें करनी पड़ती हैं, ठीक है। एनिमल्स पे वो चीज हम ना करें, वो ना करके हम सीधे वर्चुअल एक पूरा रियलिटी सेटअप करें, उसके अंदर हम ये सारी चीजें करें, ओके है ना। प्रैक्टिकल लर्निंग से थियोरेटिकल लर्निंग से किस तरीके से प्रैक्टिकल पे आ सकते हो, ये चीज है। ओके। जितने से ज्यादा जितना कम करना है, थ्योरी कम करनी है, अपने को प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने हैं, तो हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। पूरा एनवायरनमेंट मिलेगा आपको और किसी जानवर की जान भी नहीं जाएगी। बिल्कुल ठीक बात है। हाँ। करूँ क्या फिर अब? ऑपरेशन करके देखिए। यार वो लाश कहीं चली गई क्या कर दिया? इससे डिस्प्ले हो जाता है, इससे वो डिस्प्लेस होता है। आप इससे पोजीशन चेंज करते हो, आप इसको तो वापस मुझे- नहीं लाके छोड़ो। अच्छा आसपास घूमो, ये रूम तुम्हारा ही है पूरा। ओ वो उधर चली गई। हाँ, वो कहीं नहीं गया, अबे कहाँ से वहीं लाया पे। उसे? वो कहीं नहीं गया, वो वही है। आप बस अपनी नजरें घुमाइए इधर अब से। मुझे इधर घूमना पड़ रहा है लेकिन। हाँ हाँ, घूमने घूमने। ओहो, सामने दिख रहा है? हाथ तो नौलझ जाएंगे। हाँ हाँ, वो बंदा वहीं पे है। हाँ हाँ। तो आप जो कर रहे हो मुझे स्क्रीन में दिख रहा है, इसलिए मैं आपको ये इंडिकेट कर पा रहा हूँ। ये आप फिर इधर चला गया। बटन दबाया और फिर हाँ। डिस्प्लेस हुआ। ओके। तो उस बटन का एक प्लेसमेंट होता है। हाँ जैसे हाँ, आप आपको बगल में आ गया होगा, बिल्कुल। ये बिल्कुल सही हूँ मैं। हाँ हाँ, है ना। वहाँ पे आपको टूल्स दिख रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं। बिल्कुल। हाँ, तो टूल्स को ग्रैब कर सकते हो, पास में जाओ उसके। अभी शायद वो क्या मैं आपको- चल के हाँ, जाऊँ? चल सकते हो, बिल्कुल चल सकते हो। वो पूरा रूम ही आपका है ना। ओके अच्छा। हाँ, इधर घूम रहा हो तो कुछ। अरे कहीं भी घूम जाओ, पूरा रूम ही आपका है। अब फिर इधर है ना। हाँ, अब ठीक अब बगल में आया। अब मैं आगे गया। जाओ, आगे जाओ, अब आगे जाओ, अपने हिसाब से आगे जाओ। मुझे नहीं दिख रहा है आप लोग कहाँ पे हो अभी। नैनो ब्लॉक। हाँ, ग्रैब करो उसे, ग्रैब करो, बटन दबाओ। मेरे से उठाई जाएगी ये? हाँ, उठ जाती है। उठी? उठा ली, हाँ। उठी ना। उठी, करेक्ट। अभी वहां जाके आप इसका ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, लेकिन इसका एक सीक्वेंस है। अभी इसका एक सीक्वेंस है। वो पहले कह रहा है कि पहले उसका पैर पकड़ो। अच्छा, एक्चुअली वो अभी वो मांग रहा है, दूसरा टूल मांग रहा है। आप देखो ना, येलो येलो करके दिखा रहा है। वहां पे तो ब्लू कलर में कोई टूल होगा, दिखा उधर सीजर टाइप का सा एक हाँ है। स्ट्रेच करना, उसको उठाओ। बिल्कुल कॉर्नर साइड में देखो, ब्लू साइड में। ये थोड़ा तो सा है। हाथ आगे थोड़ा सा अच्छा, लेके, हाँ, वो ये- वाली चीज है। हाँ, यस यस ओके। यस। हाँ, उठाइए उसको। हाँ, उठाओ। हाँ, उठ चुका है, वो उठ चुका है। उठा दो उसे, नहीं वापस ट्राई करो। आपको ही महसूस होगा, मुझे नहीं महसूस होगा उठाया कि नहीं उठाया। मैं इस बेचारे के साथ क्या कर रहा हूँ? सर, इंग्लिश में इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं उसको ऑलरेडी। ग्रैब द स्कैल्पेल ही चल रहा है अभी तो। चेक करो सर, कुछ और कहना चाह रहा है वो। आपको पता है इसी के बोला सर, ये बोन्स यू है, बॉन्स है तो। हाँ स्कैल्प कहाँ से? तो मैंने क्यों उठाया ये? मुझे क्या पता। वापस कैसे रखूं? वापस चला गया। टफ तो है भाई, पसीने आ गए भाई, बहुत टफ है भाई। मिला कुछ इंटरेस्टिंग? सच में भाई, इसको सीख लिया तो बहुत कुछ सीख सकता हूँ मैं। एग्जैक्टली। तो मुझे तो आप कहाँ देख पा रहे थे? इधर? हाँ, एक्चुअली सब कुछ आप जो कर रहे हो स्क्रीन में आपके विजिबल था। अच्छा, जैसा मुझे दिख रहा था वैसा दिख रहा था। एग्जैक्टली। तो आप ये क्यों कह रहे थे नहीं। मुझे नहीं दिख रहा, आप क्या कर रहे हो? वैसा नहीं देख सकते, जो आपको एक्सपीरियंस कर पा रहे हो, आपको वीआर मिला है, आप चारों साइड देख पा रहे हो। मैं सिर्फ इतना देख पा रहा हूँ जो मैं देख रहा हूँ। हाँ, ओके। जो सिर्फ फेस टू फेस सामने दिख रहा है, मैं वही देख पा रहा हूँ। मैं जो देख रहा हूँ वो यहाँ दिख रहा है। बहुत अगर मैं बढ़िया। अपना ऐसे सिर घुमाऊंगा तो आपको फिर वो दिखने लगेगा। करेक्ट। लेकिन आपको जो इसमें एक्सपीरियंस हो रहा है हाथ पकड़ने हाँ। और पकड़ने, वो मेरे को एक्सपीरियंस नहीं हो रहा है। मैं बस अजम्पशंस क्रिएट कर रहा हूँ कि हाँ, हाँ वो तो आपको सब मिल रियल गया लग रहा है कि हाथ में जो पकड़ा फिर वो चल रहा है तो हाथ हाँ, हिल रहा है। हैक्टिक्स आते हैं ना, वो हैक्टिक्स आपको महसूस हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा, तो वो मेरे को नहीं दिख रहा। तो ये ऑपरेशन के काम आता है? मतलब किस यूज आता है? ऑपरेशन नहीं, आपका जनरली इसमें क्या है, आप किस तरीके से ऑपरेशन किए जा सकते हैं, किस तरीके से ह्यूमन एनाटॉमी को पढ़ा जा सकता है, डिसीजेस किस तरीके से पढ़े जा सकते हैं। बहुत सारी चीजें जिनको हम डायरेक्ट जाकर किसी पेशेंट पे ट्राई नहीं कर सकते। हाँ। पेशेंट ट्रायल हमारे लिए नहीं है ना, तो वो चीज़ हम वर्चुअल रियलिटी में ट्राई कर सकते हैं, है ना। जनरली हम लोग क्या करते थे, पहले एक फ्रॉग लिया, फ्रॉग का पूरा एनाटॉमी पढ़ने के लिए हम फ्रॉग का हार्ट निकालते थे, फ्रॉग का सब कुछ निकालना है। अभी हमको फ्रॉग को नहीं मारना है, हम यहाँ पे देख सकते तो हैं। बेसिकली ये है कि मेरे एक्सपीरियंस के लिए कि अगर मैं वहाँ खड़ा होता और हाँ, मेरे सामने एक आदमी exactly. लेटा हुआ है हाँ। तो डॉक्टर उसके साथ एक्चुअली करता क्या है?
हाँ, तो वही मुझे तो। इंस्ट्रक्शंस मिलते रहेंगे, मैं उन्हें फॉलो करता रहूंगा और डॉक्टर की तरह उसका इलाज Correct. करता रहूंगा। करेक्ट। चलो यही है। मैं 125 ग्राम डॉक्टर तो बन ही गया। 125 ग्राम डॉक्टर बन गए ये बात है। थैंक यू भाई, उत्कर्ष भाई, थैंक यू। मुझे बहुत अच्छा लगा। अरे सर, ये आप यहाँ आके बैठे हैं, आप तो कह रहे थे मैं टीच मी समथिंग या कुछ सीख के आता हूँ। हाँ सीखा ना भाई, और सीखने के बाद समझ में आ गया कि आसान नहीं है। पसीने छूट गए, ना वो ग्रिप हो रहा है, ना वो ठीक से जा रहा है मेरे हाथ से कहीं। तो इसका यह मतलब है कि इसे रोज प्रैक्टिस करो डेडिकेशन के साथ, तभी सीख पाओगे। यहाँ के स्टूडेंट्स रोज करते हैं, मैं भी रोज कर लेता, आज नहीं हुआ। तो आपने काट देना यार ये यार प्लीज। तो आपने आज की टीच मी समथिंग में एक चीज तो सीखी ली कि कुछ भी सीखने के लिए रोज सीखना जरूरी है, एक दिन में नहीं होता है। I'm Luan Khabilun Salam and I'm from Madagascar. મારું નામ પુષ્ટિ છે અને હું વડોદરાથી જ છું. I am Komal. I am from Haryana. I'm Khyati and I'm originally from Andhra Pradesh. My name is Omar and I'm from Morocco. My name is Kashish Suchak. मैं महाराष्ट्र से हूँ. My name is Radhika Kurana and I'm from Madhya Pradesh, Alirajpur. Hi everyone, my name is Laima Manganbi and I'm from Manipur. I chose Parul University because of its multicultural environment. They provide us good campus and very good opportunities. Meeting people from different countries. Quality of education and the global environment. बास्केटबॉल कोर्ट है, हॉकी के लिए कोर्ट है, फुटबॉल के लिए जगह है, हॉर्स राइडिंग भी है, स्विमिंग पूल भी है, वॉलीबॉल कोर्ट है, And good management, good placements. It helps me grow both academically and personally. I love nature very much, so my favorite place here is the rainforest area. Security बहुत अच्छी है, फ्रेंडली है। यहाँ पे थर्सडे को ग्लोबल थर्सडे होता है जहाँ पे इंटरनेशनल गाना गाते हैं, फिर वाइब्रेंट फ्राइडे होता है, फिर हर संडे को वीकेंड्स वाइब्स होते हैं जहाँ पे सब जामिंग करके मजे मारते हैं सब फ्रेंड्स। It's very green, neat, clean and also very friendly. So I feel a bit at ease and also a bit peaceful when I stay here. पारुल में एक बार तो आना ही चाहिए बिकॉज यहाँ पे बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज और बहुत सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है. सो प्लीज कम टू पारुल. सेनापति मानव जी महाराज। ये वीडियो समाप्त हो चुका है। ये वीडियो समाप्त हो गया? हाँ, ये एपिसोड खत्म हो गया यार। ओह, अब ये बताओ किस अश्व पर बैठकर वापसी की जाए। सर वो फ्लाइट की टिकट बुक हो गई थी, मगर आपको घोड़ा अच्छा लग रहा है तो देख सकते हैं। खुशबू लुक्स नाइस। ये घोड़े भी पारुल यूनिवर्सिटी में ही बंधे हुए हैं, बाकी यहाँ लाइट थोड़ी कम है, बात बाहर जाके करते हैं। तो ये था पारुल यूनिवर्सिटी का वडोदरा कैंपस। हमने पूरी यूनिवर्सिटी घूमी, पूरा कैंपस घूमा, आपको बहुत लोगों से मिलाया, काफी कुछ जाना इस कैंपस के बारे में। और जो हम इंस्पेक्शन करने आए थे कि जो हाइप है कहीं हुई तो नहीं बनी हुई, लेकिन आपने देखा कि यहाँ कितनी तरह के लोग हैं, कहाँ से स्टूडेंट्स आए हुए हैं, पूरे देश से, पूरी दुनिया से, और कितने सारे कोर्सेज हैं। तो आप चांस दे सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं। बाकी ये वडोदरा था, और अगर आप चाहते हैं कि हम पारुल यूनिवर्सिटी का गोवा कैंपस भी घूमें तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। घोड़ा तैयार है, एपिसोड खत्म हो चुका है, प्रोड्यूसर भी तैयार है, साउंड वाला भी तैयार है। चलो भाई दिल्ली चलते हैं।